मसीही का तमाम ये संबोधिमाल है, पैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका मनी सेंट्रल में। दिन की सबसे बड़ी, सबसे जरूरी खबरों पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए। सर, बहुत स्वागत है आपका। आज हमारे पास कौन सी सबसे बड़ी खबर है जिस पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं? शुभम, मनी सेंट्रल में आपका भी स्वागत है और सारे दर्शकों का स्वागत है। दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और दोनों अर्थव्यवस्थाओं के केंद्रीय बैंकों ने एक जैसी बात कही है और दोनों ने कहा है कि अगले 2 साल दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए और इन देशों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए खराब होने वाले हैं। मंदी का खतरा कितना बड़ा है? खतरा तो है, पर वो कितना बड़ा है हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि जेरोम पावल और केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के निष्कर्षों से हमें क्या पता चलता है। और इसके अलावा भी कई और ज़रूरी खबरें हैं जिन्हें बताएंगे शुभम। और उन ज़रूरी खबरों की शुरुआत आज होगी एमपीसी के मिनट से। आज सबसे पहले हम बात करेंगे क्या है एमपीसी की मिनट की खास बातें। इसके बाद अमेरिका से भारत तक सबको क्यों दिख रही मंदी, क्या मिलने लगे मंदी के पुख्ता संकेत, कब रुकेगी विदेशी निवेशकों की बिकवाली, शेयर बाजार में लगातार बिकवाली जारी है, ये कब तक रुकेगी इस पर चर्चा करेंगे। कब तक टूटता रहेगा भारतीय रुपया, नया लो छुआ है, और महंगाई से कैसे लड़ रही एफएमसीजी कंपनियां, इस पर आज मनी 9 की एक स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। शुरुआत रिजर्व बैंक के जून पॉलिसी के मिनट से। ये बुधवार को जारी हुई है। एमपीसी के मिनट्स में ग्रोथ की राह में महंगाई को सबसे बड़ा रोड़ा माना गया है और यही वजह है कि कमेटी के सभी सदस्यों ने एक सुर में रेपो रेट को 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाने पर सहमति जताई थी। इसी सहमति के बाद आरबीआई ने रेपो रेट को 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाया था और बढ़ाकर 4.9% कर दिया गया था। एमपीसी मिनट से इस बात के संकेत भी मिले हैं कि भविष्य में रिजर्व बैंक ब्याज दरों में बढ़ोतरी करता रहेगा। ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। सर, और क्या क्या बातें इस एमपीसी मिनट में कही गई हैं जो मुख्य हैं? शुभम, ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक थी आरबीआई की, जो समिति बैंकिंग सिस्टम में और मौद्रिक प्रणाली पर ब्याज दरें बढ़ाने या घटाने का फैसला करती है। और जब जब अर्थव्यवस्थाएं मंदी के दौर में जाती हैं, जब अर्थव्यवस्थाओं में महंगाई बढ़ती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के फैसले ही नहीं, उन फैसलों का पृष्ठभूमि भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो जाती है। और ठीक इसी तरीके से फेडरल रिजर्व की जो एफओएमसी है, फॉरवर्ड मार्केट कमेटी, उसके मिनट्स आते हैं। और वैसे ही भारत में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मिनट्स आते हैं, जिनकी एक एक लाइन, जिनके एक एक शब्द कायदे से पढ़े जाते हैं। आमतौर पर जब अर्थव्यवस्था विकास की परिस्थिति में हो, बढ़ रही हो, तब इन मिनट्स पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता, पर आज इसमें से कई सारे महत्वपूर्ण संकेत निकले हैं। शुभम ने एक संकेत आपको बताया, महंगाई स्थापित है, रिजर्व बैंक के गवर्नर कह चुके हैं, पर उस महंगाई की तरफ जाने का जो रास्ता होगा और उस राह में कौन कौन सी अड़चनें आएंगी, इसे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अपने विस्तृत नोट में लिखा है और जितने प्रमुख सदस्य हैं उन्होंने अपनी अलग अलग राय जाहिर की और उसमें 3-4 बड़े हाईलाइट्स निकलते हैं। पहली चीज़ तो ये कि बाजार में अभी इतनी पूंजी या इतनी तरलता उपलब्ध है जो पैंडेमिक आने के पहले से थी, यानी संकेत नंबर 1, बाजार से और पूंजी वापस खींची जाएगी, यानी ब्याज दरों में और बढ़ोतरी होगी। संकेत नंबर 2, यह माना जा रहा है कि अगर महंगाई पर सीधे और तेज नियंत्रण नहीं किया तो जो भी रिकवरी हमें भारतीय अर्थव्यवस्था में दिखाई दे रही है वो सब खत्म हो जाएगी, टूट जाएगी। और तीसरी और अंदर की महत्वपूर्ण बात यह कि रिजर्व बैंक की पूरी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ये मान रही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 2022-23 का और 23-24 का समय अच्छा नहीं बीतने वाला है। आर्थिक विकास दर में गिरावट रहेगी, दबाव रहेगा, लेकिन ये ऐसी समस्या है जिसके इलाज के लिए अगर बहुत आक्रामकता के साथ एग्रेसिवली महंगाई को नहीं रोका गया तो उसके असर बड़े व्यापक होंगे, रुपया और ज़्यादा कमज़ोर होगा, निवेशकों का भरोसा टूटेगा, बैंकों में जो लोगों का जमा रखा हुआ है उस पर रिटर्न निगेटिव हो जाएगा। बहुत सारी अलग अलग चीज़ें इस कमेटी में अपनी रिपोर्ट में और अपने आकलन में पाया है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात जो इसमें कही गई है कि भारत को ब्याज दरों में बढ़ोतरी में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो रही है अमेरिका और दुनिया अर्थव्यवस्थाओं में, उससे बहुत प्रभावी ढंग से तालमेल करना होगा, ताकि अगर वहाँ ब्याज दरें बढ़ रही हैं तो भारत को भी उसी रफ्तार से, उसी गति से ध्यान रखते हुए अपनी ब्याज दरों में बढ़ोतरी करनी होगी। बिल्कुल। और बुधवार को भारतीय रिजर्व बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो मिनट्स जारी किए हैं उसमें कमेटी के कुछ सदस्यों ने आर्थिक मंदी यानी रिसेशन को भी लेकर कई बातें कही हैं। कमेटी सदस्य और डिप्टी गवर्नर एमडी पात्रा ने कहा है आम जनमानस ये मानने लगा है कि आर्थिक मंदी आएगी। अब सवाल बस ये है कि आर्थिक मंदी
किस रूप में आएगी, किस रूप में दिखेगी। रिजर्व बैंक के अलावा अमेरिकी सेंट्रल बैंक के चेयरमैन जेरोम पावेल ने भी आर्थिक मंदी को लेकर आगाह किया है। पावेल ने कहा है कि ब्याज दरों में तेजी से हो रही बढ़ोतरी अमेरिका को आर्थिक मंदी में धकेल सकती है। अमेरिकी सेंट्रल बैंक ने ही हाल में ब्याज दरों में एकमुश्त 75 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की थी, जो 28 वर्ष में एक मुश्त सबसे बड़ी बढ़ोतरी थी। पावेल ने कहा है कि अमेरिका को महंगाई दर 2% तक लाने के लक्ष्य पर काम करना होगा। सर, भारत अमेरिका दो बातें एक सी कह रहे हैं, मंदी आ सकती है, भारत में भी कहा गया, अमेरिका में भी कहा गया, और महंगाई लंबी चलेगी। भारत में कहा गया 2024 तक हम 4% पहुंचेंगे, और यहाँ 2% के लक्ष्य भी अभी दूर बताए जा रहे हैं। हम एक एक करके बात करते हैं। पहले भारत में मंदी को लेकर क्या क्या संकेत दिए गए या क्या क्या बातें कही गई? रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने 2-3 महत्वपूर्ण बातें कही हैं, और वो महत्वपूर्ण बातें संख्याओं में नहीं है, क्योंकि हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने हमें ऐसा कोई ग्रोथ चार्ट नहीं दिया है कि अगली तिमाही में या उसके बाद की तिमाही में आर्थिक विकास दर में कितनी गिरावट आएगी। लेकिन इस बात को बहुत गंभीरता के साथ और बड़ी साफगोई के साथ रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने स्वीकार किया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में एक छोटी गिरावट का खतरा है। खुलकर स्टैगफ्लेशन या रिसेशन की बात नहीं कही गई, लेकिन ये मान रहे हैं सदस्य की डाई कास्ट हो चुकी है। महंगाई को रोकने के लिए बाजार में पूंजी का प्रवाह रोकना पड़ेगा, ब्याज दरों में कई चरणों में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। और फर्क देखें कि वो ये मान रहे हैं कि जिस रिजर्व बैंक ने जिस गति से ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है, उसी गति से अपना इन्फ्लेशन का टारगेट भी बढ़ाया, यानी 90 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी ब्याज दरों में की गई है और करीब 100 बेसिस पॉइंट का इन्फ्लेशन का टारगेट बढ़ा दिया गया है। बहुत सारे और भी फैक्टर हैं जो सप्लाई साइड से रिजर्व बैंक के कंट्रोल में नहीं है। इसलिए संकेत और इशारे ये हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की ढलान तेज होगी आने वाले समय में, अगली कुछ तिमाहियों तक, और बल्कि 2024 तक। 2024 में जाकर भारतीय अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों को कम करने का दौर शुरू होगा और महंगाई नियंत्रण में आएगी। ये संकेत उन सारे लोगों के लिए, उन निवेशकों के लिए, उन बाजारों के लिए बहुत स्पष्ट तौर पर रिजर्व बैंक इससे ज़्यादा खुलकर और कुछ नहीं कह सकता। तो खुलकर ये बता रहे हैं कि भारत को एक लंबी महंगाई से उबरने की एक लंबी कष्टदायक प्रक्रिया से गुजरना होगा। अब हमें इंतजार इस बात का है कि नंबर्स हमारे पास सीएसओ के किस तरीके के आकलन आते हैं, बाकी एजेंसियां किस तरह के आकलन करती हैं। और मैं ध्यान रखना होगा शुभम की आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आने से पहले दुनिया की ज़्यादातर एजेंसियों ने भारत के आर्थिक विकास दर के आकलन घटा दिए थे। तो ये आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी उसी दिशा में या उस तरफ उन आकलनों को एक तरीके से समर्थन देती है, सपोर्ट करती दिखती है। सर, ये बात हुई भारत की। अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में मंदी को लेकर क्या संभावनाएं, क्या अनुमान तैर रहे हैं? अमेरिका में मंदी को लेकर अभी तक फेडरल रिजर्व किसी हद तक ये इस बात को सीधे स्वीकार करने से बच रहा था कि इकोनॉमी की हार्ड लैंडिंग नहीं होगी। जब हम हार्ड लैंडिंग शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो आमतौर पर उसका इस्तेमाल इस संदर्भ में किया जाता है कि जब ब्याज दरों में तेज बढ़ोतरी होती है तो इकोनॉमी को एक तेज झटका लगता है और वो उसमें तेज गिरावट आती है और गिरावट के बाद फिर वो खड़ी होती है, तो ये गिरावट है, उसको हम हार्ड लैंडिंग कहते हैं। जेरोम पावेल ने, जो फेडरल रिजर्व के मुखिया हैं, उन्होंने कहा है कि हम पूरी कोशिश करेंगे पर हार्ड लैंडिंग टाली जा पाएगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। आंकड़े जो मिल रहे हैं हमें उस हिसाब से अमेरिका में अब जो 30 साल का फिक्स मॉर्गेज रेट है वो गिरना शुरू हो गया है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स में भी गिरावट आना शुरू हुई है। हालांकि अनएम्प्लॉयमेंट की रेट अभी थोड़ा सा नियंत्रण में है, लेकिन जो डिमांड डिस्ट्रक्शन का असर ब्याज दरें बढ़ने के कारण था उसका असर दिखाई देने लगा है। लेकिन महंगाई अभी भी बढ़ी हुई है, महंगाई पर उतना असर नहीं दिख रहा। यहाँ भारत और अमेरिका बिल्कुल एक जगह, दोनों केंद्रीय बैंकों ने बहुत आक्रामक ढंग से ब्याज दरें बढ़ाई हैं, पर दोनों जगह महंगाई की दर में उस तरीके की कमी नहीं दिखाई दे रही है। आमतौर पर अगर 2 क्वार्टर में निगेटिव ग्रोथ हो तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मंदी में मान लिया जाता है। पिछला क्वार्टर निगेटिव कॉन्ट्रैक्शन ग्रोथ के साथ आया था। अगले क्वार्टर का आंकड़ा जुलाई के अंत में हमारे पास आएगा और तब हमें स्पष्ट होगा कि वहां से रिसेशन की ढलान शुरू होती है कि नहीं। संभावना इस बात की है, अगर आप बॉन्ड मार्केट को देखें या बाकी ब्रॉडर मार्केट्स को देखें तो माना जा रहा है कि ब्याज दरों में एक दो बढ़ोतरी और होगी और जिसका असर हमें अमेरिकी अर्थव्यवस्था में एक छोटी मंदी के तौर पर दिखाई देगा। कम से कम जेरोम पावेल और उनकी टीम और फेडरल रिजर्व की टीम तो ये मान रही है कि महंगाई पहली शत्रु है, उसको नियंत्रण करने के लिए जो कोलेटरल डैमेज हमें झेलना पड़ेगा इकोनॉमी में डिमांड डिस्ट्रक्शन के तौर पर, उसे देखा जाएगा। और इसलिए दोनों तरफ से, अमेरिकी की अर्थव्यवस्था की तरफ से और भारतीय अर्थव्यवस्था की तरफ से बड़े खुलकर, बड़े स्पष्ट रूप से मंदी के संकेत मिलने लगे हैं। हाँ, अब यहाँ एक बड़ा सवाल है मंदी की प्रकृति को लेकर है।
अमेरिका की मंदी कैसी होगी, भारत में मंदी कैसी आएगी, भारत में वो स्टैगफ्लेशन होगी, भारत में वो डाउन टर्न होगा, भारत में महंगाई और आर्थिक विकास दर एक साथ गिरेगी या महंगाई पहले गिरेगी, आर्थिक विकास दर बाद में गिरना शुरू होगी। ये सारी चीज़ें हमें रेट कट के ट्रांसमिशन पर और सप्लाई साइड बहुत सारी प्रॉब्लम्स पर निर्भर करेगा। भारत के साथ एक और यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट है जो महत्वपूर्ण है कि भारत की निर्भरता बड़े पैमाने पर एनर्जी के लिए आयात पर है और रुपए की तेज गिरावट जो रिजर्व बैंक अब रोक नहीं पा रहा है वो भारत की महंगाई की गुत्थी को अमेरिका की तुलना में ज़्यादा जटिल बना रहा है। सर, संकेत क्या मिलने लगे मंदी के? क्या अभी एक दो बार और ब्याज दरें बढ़ जाएंगी, उसके बाद पुख्ता संकेत आएंगे? अमेरिका से एक क्वार्टर नेगेटिव ग्रोथ के नंबर्स हमारे पास आ गए। जुलाई के नंबर्स के बाद अमेरिका के बारे में हमें पता चलेगा कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में क्या रिसेशन के दौर की शुरुआत हो गई है। 60-70% सर्वे जो अमेरिका के निवेश बैंकरों के बीच, इकोनॉमिस्ट के बीच किया, उनको लगता है कि 2 क्वार्टर या तीसरे क्वार्टर के बाद अमेरिका में इस तरीके के संकेत मिलने लगेंगे। यूरोप की अर्थव्यवस्थाओं में महंगाई रिकॉर्ड पर है, 7%, 8%, 40 साल 45 साल की जर्मनी की, और वहाँ भी अगले क्वार्टर से, ये क्वार्टर तो रिकवरी का क्वार्टर था, अगले क्वार्टर से इसकी गिरावट के संकेत मिलने लगेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था में अगली तिमाही के जो इस तिमाही के नंबर आएंगे, जो साल की पहली तिमाही के नंबर हमारे पास आएंगे, वो हमें बताएंगे कि कितना असर युद्ध का और बाकी चीज़ों का हुआ, क्योंकि जो साल की पिछले वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही के नंबर आए थे उनमें हम उतना असर युद्ध का और बाकी चीज़ों का नहीं देख पाए थे। लेकिन अब ये स्टैगफ्लेशन होगी या कॉन्ट्रैक्शन की संभावना ना के बराबर है। भारत में तो नहीं हाँ, भारत में कॉन्ट्रैक्शन की संभावना ना के बराबर है, लेकिन अगर वो तेज गिरावट होती है और पिछले साल के अनुपात में आप देखें, पिछले साल हमारी तेज रिकवरी थी, तो हमें एक डीप स्लो डाउन जैसी परिस्थिति बनती दिखाई दे रही है। एक वी किस्म की गिरावट अर्थव्यवस्था में अगले 2-3 महीनों में दिखाई देगी, क्योंकि ब्याज दरों में बढ़ोतरी और लागत बढ़ने का असर, उद्योगों की लागत बढ़ने का असर और उससे जो मांग में कमी आई है वो अर्थव्यवस्था पर दिखाई देगा। ये बात अगर आप मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के सदस्यों के पूरे दस्तावेज को और उनकी बातों को पढ़ें और बिटवीन द लाइन समझने की कोशिश करें तो ये बता रहे हैं। यही सर। अच्छा, ये बात हमने केंद्रीय बैंकों के नज़रिए से देख ली, चाहे वो जेरोम पावल हो, चाहे वो शक्तिकांत दास हो। अगर आप सरकार की तरफ से देखें तो सरकार को अब क्या करना होगा? आरबीआई ने तो साफ साफ टेबल पर रख दिया, बता दिया कि भाई ये स्थिति है, ये होने वाला है। अब आप सरकार के नज़रिए से देखिए, एक इंपॉर्टेंट इवेंट भी सामने रखा है, चंडीगढ़ में बैठक होनी है जीएसटी काउंसिल की। केंद्र सरकार को अब क्या करना चाहिए? ये एक दिलचस्प पैराडॉक्स है। रिजर्व बैंक पिछले 2-3-4 महीनों से हर तरह से खुलकर वो सारे संकेत दे रहा है जो भारतीय अर्थव्यवस्था के चुनौती में जाने के, और उन संकेतों को वहीं बैठा हुआ स्टॉक मार्केट बहुत कायदे से समझ रहा है और पढ़ रहा है। और भारतीय शेयर बाजार में रिकॉर्ड बिकवाली, रिजर्व बैंक की ब्याज दरें बढ़ोतरी से पहले से रिकॉर्ड बिकवाली चल रही है, जिस पर हम आगे बात करेंगे। उसकी तुलना में दिल्ली की जो फिस्कल रेगुलेटर है, फिस्कल नियामक है, वहाँ चीज़ें उतनी सक्रिय या उतनी बेचैनी भरी नहीं दिखाई देती। नॉर्थ ब्लॉक की तरफ से अगर आप देखें तो नॉर्थ ब्लॉक की तरफ से संभावनाएं तो जाहिर की गई कि इकोनॉमी में स्लो डाउन आएगा, पर वो इसे बहुत तेज़ी से सपोर्ट करने का, इसे ठीक करने का, फाइनली सप्लाई साइड चैलेंजेस को हैंडल करने की जिम्मेदारी जिस नॉर्थ ब्लॉक की या केंद्र सरकार की है, उसकी तरफ से अभी इस तरीके का कोई स्पष्ट लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म प्लान नहीं है कि अगर इंडियन इकोनॉमी तेज स्लो डाउन में जाती है तो उसका होगा क्या, होना क्या चाहिए। ज़रूरी ये है कि अगर मॉनेटरी रेगुलेटर इतने इस तरीके के बड़े स्पष्ट संकेत और सिग्नल दे रहा है और ये तक कह रहा है कि अगर इकोनॉमी गिरी तो $100 बिलियन का आउटफ्लो बाजार से हो सकता है, उस पर भारत के वित्त मंत्रालय को और बाकी लोगों को तत्काल रिएक्ट करना चाहिए, नए तरीके का प्लान लेकर आना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, क्योंकि रिजर्व बैंक जो बता रहा है उससे भरोसे के, कॉन्फिडेंस के कम होने की संभावनाएं बहुत जगह हैं। तो जब हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का दस्तावेज पढ़ रहे थे तो उसमें कुछ सदस्यों ने कहा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को मिलकर अपना कैपेक्स प्लान बहुत मजबूती से लागू करना चाहिए, क्योंकि वहीं से थोड़ी सी रिकवरी को सपोर्ट मिलेगा। सरकारें अगर अपना निवेश करेंगी वहाँ से कुछ मदद मिलेगी, और भी कुछ चीज़ें जो कि रिकवरी पूरी तरह न टूट जाए उसे बचाने के लिए ज़रूरी हैं, वो कोशिश अब फिस्कल साइड से होगी। जो आप कह रहे हैं, अगर मॉनेटरी साइड से देखें तो रिजर्व बैंक ने अपनी तरफ से ना केवल महंगाई को रोकने के लिए पूरा दखल दे दिया है, बल्कि अब पॉलिसी रेट और इन्फ्लेशन का पूरा साइकिल भी क्लियर कर दिया है। अगर आप पढ़ो 2024 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में परिस्थितियां ऐसी ही रहेंगी, धीमे धीमे सुधरना शुरू करेंगी। वित्त मंत्रालय किस बात का इंतजार कर रहा है, केंद्र सरकार किस बात का इंतजार कर रही है, उसे भी
इस रिकवरी के साइकिल, इसके माइलस्टोन क्या होंगे, केंद्र सरकारें क्या करेगी, राज्य सरकारें किस तरह से निवेश करेंगी, टैक्स स्ट्रक्चर का क्या होगा, फिस्कल पॉलिसी का क्या होगा, सरकार कितना कर्ज लेगी, बढ़ी हुई ब्याज दरों और बढ़ी हुई बॉन्ड यील्ड के तौर पर केंद्र और राज्य सरकारों के बजट कैसे काम करेंगे, ये सब सवाल लोगों के दिमाग में होंगे, जिनका जवाब रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिपोर्ट की रोशनी में केंद्र सरकार की तरफ से आना चाहिए। दूसरी बात जो आपने जिक्र की वो जीएसटी काउंसिल की बैठक है। फिस्कल साइड से एक बहुत बड़ा इवेंट है और बहुत क्रूशियल मौके पर हो रहा है, जहां जीएसटी को 5 साल पूरे हो रहे हैं, राज्यों के लिए कंपनसेशन बंद होने वाला है। वहां तो कुछ दूसरे ही दस्तावेज चर्चा के लिए हैं। 2 कमेटी की रिपोर्ट सामने रखी है, एक जीओएम की रिपोर्ट है और एक जीएसटी काउंसिल की जो फिटमेंट कमेटी ऑफिसर्स की कमेटी रिपोर्ट है। दोनों ही एक तरफ से इस बात की सिफारिश कर रही है कि टैक्स दरों में बढ़ोतरी की जानी चाहिए। जीओएम की रिपोर्ट पर कल हमने विस्तार से चर्चा की थी। फिटमेंट कमेटी की रिपोर्ट ने जीएसटी काउंसिल की तरफ से आए इस सुझाव को नकार दिया है कि 200 उत्पादों पर या 200 सेवाओं और उत्पादों पर टैक्स दरों में कमी की जानी चाहिए। तो यहाँ तो बिल्कुल जिन मेजर्स पर जीएसटी काउंसिल विचार कर रही है वो रिसेशन के मिजाज और मांग के टूटने के मिजाज से बिल्कुल अलग है। यहाँ ज़रूरत तो यहाँ से टैक्स दरें कम करने के विटामिन की है, पर यहाँ तो प्रस्ताव जो जीएसटी काउंसिल की मेज पर है वो टैक्स दरें बढ़ाने का प्रस्ताव है कि अलग अलग टैक्स दरें बढ़ाई जाएं। तो यहाँ से इसकी रोशनी में अगर आप देखें ना, दिल्ली में नॉर्थ ब्लॉक से खड़े होकर अगर आप बैंक स्ट्रीट को देखें तो चिंताओं में और वरीयताओं में कहीं ना कहीं कुछ किस्म की असंगति दिखती है। लेकिन अब जबकि काफ़ी सारी चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं तो हमें लगता है कि केंद्र सरकार की तरफ से भी कुछ बड़ी घोषणाएं आनी चाहिए, आएंगी, जो हमें आश्वस्त करेंगी कि अगले 2 साल में केंद्र और सरकार और रिजर्व बैंक मिलकर भारतीय अर्थव्यवस्था में जितना नुकसान कम से कम हो सके। ये बात रिजर्व बैंक ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कहा कि मिनिमम डैमेज इस पूरे ट्रांजिशन से इंश्योर करना होगा कि रिकवरी को मिनिमम डैमेज हो सके, और ये इसके लिए दोनों पहियों को एक साथ दौड़ना होगा। बिल्कुल। और जीएसटी काउंसिल की बैठक इस रास्ते में एक बड़ा इवेंट है जो 28-29 तारीख को चंडीगढ़ में होने वाली बैठक है, जिसमें ब्याज दरें टैक्स की दरें बढ़ाई जाएंगी। करीब 200 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिन पर टैक्स की दरें बढ़ाने की बात कही जा रही है। भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की बिकवाली लगातार बढ़ती जा रही है और जानकारों का मानना है कि निकट भविष्य में विदेशी निवेशकों की बिकवाली रुकने का आसार भी नहीं है। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के मुख्य रणनीतिकार वीके विजय कुमार का कहना है कि ऐसा कोई कारण नजर नहीं आ रहा जो बताए कि विदेशी निवेशक अपनी बिकवाली रोकेंगे। रिलायंस सिक्योरिटीज़ के हेड रिसर्च मिथुन शाह का कहना है कि भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट के बावजूद कई उभरती अर्थव्यवस्थाओं बाजार के मुकाबले भारतीय शेयर अभी भी प्रीमियम पर हैं, जो ये संकेत देता है कि अभी बिकवाली जारी रह सकती है। इस बीच बैंक ऑफ अमेरिका ने इस साल के अंत तक निफ्टी पर अपने अनुमान में बदलाव किया है। कंपनी का कहना है कि 2022 के अंत तक निफ्टी का स्तर 14,500 रह सकता है, पहले 16,000 के अनुमान थे। सर, विदेशी निवेशकों की बिकवाली मुझे लगता है एक ऐसी सुर्खी है जो हर दिन हमारी आंखों से टकरा रही है। कब तक जारी रहेगी, कब रुकेगी ये? अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि 2-3 अलग अलग फैक्टर्स इसमें दिखाई दे रहे हैं। जैसे बोफा का आकलन आज अगर आप देखिए, उस बोफा के आकलन को एक तरफ रखिए और रिजर्व बैंक के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के आकलन को एक तरफ रखिए, तो आपको दिखाई देगा कि जैसे दोनों एक ही जैसी बात कह रहे हैं। भारत का मॉनेटरी नियामक भारतीय अर्थव्यवस्था में स्लोडाउन और गिरावट और स्टैगफ्लेशन जैसे संकेत दे रहा है, और उसको पकड़कर दुनिया के मर्चेंट बैंकर या दुनिया के बड़े निवेशक भारतीय शेयर बाजार में गिरावट के या निफ्टी के और नीचे जाने के अनुमान दे रहे हैं। कारण वही है, महंगाई, दुनिया से कहीं ज़्यादा महंगाई, दुनिया से कहीं ज़्यादा आयातों पर निर्भरता, फिस्कल दबाव और भारतीय अर्थव्यवस्था की रिकवरी की रफ्तार का पहले से स्लो होते जाना, ये सारी चीज़ें। और इसके साथ एक और चीज़ जो करेला नीम चढ़ा, जिसका जिक्र कई विशेषज्ञों ने किया है कि भारत के शेयर बाजार में कंपनियों की कीमतें अभी भी हाई वैल्यू पर हैं, जबकि इतना करेक्शन हम देख चुके हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण पहलू है कि भारत भी उस नाव में सवार है जिसमें बाकी इमर्जिंग मार्केट सवार हैं, और इमर्जिंग मार्केट से कैपिटल फ्लोज बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। हमारे पास जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं उस हिसाब से अगर आप देखें कि जनवरी में जो ब्लूमबर्ग का इमर्जिंग कैपिटल मार्केट फ्लो प्रॉक्सी इंडेक्स है, जिससे हमें जान पाते हैं कि उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में कितनी पूंजी आती है और बाहर जाती है, वो 160 से गिरकर जून में 17 तारीख को 144 पर आ गया था। और ये इनके बीच में भी भारतीय अर्थव्यवस्था में चूंकि काफ़ी पैसा आया था, उसके रिस्क वेटेज प्रोफाइल में काफ़ी बदलाव हुआ है। तो अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखें, और ये स्वाभाविक है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्याज दरें बढ़ती हैं तो विदेशी निवेशक
इन अर्थव्यवस्थाओं से, उभरती अर्थव्यवस्थाओं से पूंजी निकालते हैं। तो गिरावट कम होने के या खत्म होने के या रुकने के अभी कोई अनुमान हमारे सामने उपलब्ध नहीं है। और उन अनुमानों को अगर आप मैक्रो इकोनॉमी से जुड़े हुए अनुमान या आकलन से देखें तो और लगता है कि जब तक भारत के नियामक या भारत की सरकार या भारत का रिजर्व बैंक खुलकर ये नहीं कहेगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में रिकवरी की दौर का लौटी, तब तक विदेशी निवेशक नहीं आएंगे। और चूंकि हम इस पर विस्तार से अपने इकोनॉमिकम में चर्चा कर चुके हैं कि विदेशी निवेशक मीडियम टर्म में क्या देख रहे हैं भारतीय बाजार में और लॉन्ग टर्म में क्या देख रहे हैं, तो अगर आप वो कार्यक्रम देखेंगे इकोनॉमिकम तो आपको समझ में आएगा कि उनके आकलन भारतीय बाजार से निकलने के या बिकवाली के आकलन किस बात पर आधारित है। सर, अगर हम सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो किन सेक्टर्स में एफपीआईज ने सबसे ज़्यादा बिकवाली की है? हाँ, और ये भी फिर एक महत्वपूर्ण सवाल है जो संकेत हमें देता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के मीडियम और लॉन्ग टर्म अप्रोच के बारे में विदेशी निवेशकों की संभावना क्या है। सबसे ज़्यादा बिकवाली उनकी हुई है फाइनेंशियल सर्विसेज में, नंबर 1, दूसरी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में, तीसरी एफएमसीजी में, चौथी मेटल्स में, पांचवी माइनिंग में। ऑयल एंड गैस और केमिकल में एफआईज ने अपना निवेश बनाकर रखा है। पावर सेक्टर में भी थोड़ी एफपीआई की बाइंग दिखी। अब जिन सेक्टर से वो निकल रहे हैं वो सारे के सारे सेक्टर शुभम भारत की मैक्रो इकोनॉमी ग्रोथ से सीधे जुड़े हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज, अगर कारें बिकेंगी, अगर मकान बिकेंगे, अगर नया निवेश होगा तो फाइनेंशियल सर्विसेज बढ़ेंगी, लोन लिए जाएंगे, लोग ट्रांजैक्शन करना शुरू करेंगे। एफएमसीजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के बारे में कहने की जरूरत क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या, जब डिमांड टूटी हुई है तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और एफएमसीजी की मांग में बिक्री नहीं आएगी। मेटल और माइनिंग बूम के बाद धीमे धीमे स्लोडाउन और रिसेशन के साइकिल में प्रवेश कर रहे हैं। मेटल स्टॉक्स और माइनिंग स्टॉक्स, तो हमने उनकी कीमतों में काफ़ी बढ़ोतरी देखी, अब धीमे धीमे उनमें करेक्शन आना शुरू हो रहा है, तो उसमें एफपीआईज बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण सेक्टर है जहां एफपीआई की बिकवाली थोड़ा हमें चौंकाती है, वो आईटी सेक्टर है, जहां से उनका निकलना में चौंकाता है, क्योंकि वहां से एफपीआई के आउटफ्लोज लगभग, जो मैं नंबर देख रहा था कि 7% के आसपास उनकी होल्डिंग गिरी है एफपीआई की, 5.45 लाख करोड़ से घटकर 5 लाख करोड़ रुपए के आसपास आ गई। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है, क्योंकि यहाँ विदेशी मुद्रा की विनिमय दर में गिरावट और रुपए के कमजोर होने के कारण भारत के आईटी निर्यातों को फायदा होने की संभावना दिखाई दे रही है। ये एक हिस्सा ऐसा है जहां शायद प्रॉफिट बुकिंग हमें ज़्यादा दिखाई दी है। तो ये सेक्टर हमें एक किस्म से स्टॉक मार्केट और मैक्रो इकोनॉमी के कनेक्ट के रिश्ते को बताते हैं। सर, एफआईज ने जितना बेचा, डीआईज ने हाथों हाथ उतना ही खरीदा। बाजार अभी शायद और खराब स्थिति में होता अगर डीआईज भी खरीद नहीं रहे होते, बेच रहे होते। आपको क्या लगता है कि डीआईज कब तक टिके रहेंगे बाजार में, ये पूंजी देते रहेंगे? ये बिल्कुल सही बात है। कोटक सिक्योरिटी के नीलेश शाह का बयान था कि अगर डीआईए पैसा नहीं डालते तो निफ्टी 4 अंकों में दिखाई देता। अगर आप नंबर देखिए, 2.16 लाख करोड़ के आसपास का निवेश म्यूचुअल फंड्स ने और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने बाजार में किया है, जबकि 2 लाख करोड़ के आसपास का आउटफ्लो बाजार से चला गया। तो आप देखिए, जो बात हम बराबर हम लोग अपने इस कार्यक्रम में या इकोनॉमिका में चर्चा में कहते थे कि जितना पैसा विदेशी निवेशकों ने निकाला है उसकी भरपाई का कुशन डीआईएस की तरफ से, हमारे आपके एसआईपी की तरफ से, छोटे निवेशकों की तरफ से आया। और ये स्थिति थोड़े समय तक जारी रहेगी, लेकिन ये वो स्थिति है जहां आप घाटे, यहां क्रैश से बच रहे हैं। बाजार में कोई बड़ा क्रैश, इतनी 2 लाख करोड़ रुपए अचानक निकल जाना बहुत बड़ा नंबर था, लेकिन अगर ये पैसा नहीं आता तो बाजार में क्रैश हो सकता। तो आप यहां क्रैश से बचे हुए हैं, लेकिन ये अब यहां से संकेत हमें म्यूचुअल फंड्स के पास कैश होल्डिंग बढ़ने के संकेत आ रहे हैं। इक्विटी में आउटफ्लो कभी घटता है कभी बढ़ता है। तो यही वो लास्ट पोस्ट स्टैंडिंग है जो जब तक भारतीय अर्थव्यवस्था का मैक्रो पिक्चर ठीक नहीं होता, मांग वापस नहीं लौटती, बाकी चीजें स्थिर नहीं आती, तब तक यही एक पाइपलाइन है या यही एक ताकत है जिसके दम पर भारतीय शेयर बाजार कुछ समय तक इस डिफिकल्ट ट्रांजिशन फेज को पार कर पाएंगे। और वो उनकी एक्टिविटी और उनका असर हमें बाजार में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, सबसे इंपॉर्टेंट जो 2 आंकड़े इस समय बाजार में वो यही है कि डीआईज की तरफ से लगातार म्यूचुअल फंड की तरफ से कहिए, सिप का जितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है म्यूचुअल फंड के रास्ते, वो जब तक बना हुआ है तब तक बाजार में किसी बड़ी गिरावट से हम बच सकते हैं, क्रैश से बच सकते हैं। लेकिन बाजार में यहाँ से तेजी तभी आएगी जब एफआईज वापस लौट आएंगे। इस बीच भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की बिकवाली की वजह से भारतीय करेंसी रुपए में दबाव बना हुआ है। बुधवार को रुपया डॉलर के मुकाबले नए निचले स्तर 78 रुपये 40 पैसे तक लुढ़क गया, यानी कि $1 की कीमत 78 रुपये 40 पैसे हो गई। देश के बढ़ते व्यापार घाटे की वजह से भी रुपए पर दबाव है। मई के दौरान व्यापार घाटा रिकॉर्ड $24 अरब दर्ज किया गया। क्रूड आयात महंगा होने और सोना चांदी और इलेक्ट्रॉनिक सामान का आयात बढ़ने की वजह से व्यापार घाटा
बढ़ा है, जिस वजह से रुपए में दबाव है। सर, ये कब तक ये कमजोरी जारी रहेगी रुपए की? रुपए का कल का जो घटनाक्रम था शुभम, वो थोड़ा सा चौंकाने वाला था। सामान्य रूप से रुपए में गिरावट के कुछ और इंटरनेशनल फैक्टर्स होते हैं जो रुपए की गिरावट को या रुपए के टूटने को सहारा को मदद देते हैं, उसको बढ़ाते हैं। कल रुपए ने अपना ऑल टाइम लो छुआ, लेकिन क्रूड नहीं बढ़ा हुआ था। कच्चे तेल की कीमतें 120 से घटकर 110 और उससे नीचे आ गई थी। WTI की कीमतें गिरी हुई थी। एक फैक्टर जो रुपए के अगेंस्ट पूरी तरह नेगेटिव था, जिस पर हमने विस्तार से चर्चा की कि 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से कर रहे हैं। रुपए पर जो अब दबाव बना है वो भारत के मैक्रो पिक्चर का लॉन्ग टर्म जो चैलेंज है उसके कारण बना हुआ है। तो कुछ चीज़ें बड़े स्पष्ट होकर सामने आ गई हैं। एक स्पष्ट होकर सामने आ गई कि विदेशी निवेशक बिकवाली करते रहेंगे, मौके मौके पर बाहर निकलते रहेंगे, यानी ये तय है कि विदेशी मुद्रा बाजार भंडार से इतना पैसा जाना है। दूसरी चीज़ है जो ट्रेड डेटा का या ट्रेड डेफिसिट का नंबर आया है कि रुपए की कमजोरी के कारण भारत का ऊर्जा और तेल आयात महंगा होता जाएगा, जो व्यापार घाटे पर दबाव बनाकर रखेगा। और तीसरा ये कि रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक पॉलिसी समीक्षा में ये माना है कि उसे ब्याज दरों में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी ताकि रुपए का डिप्रिसिएशन रोका जा सके। संकेत ये है कि रुपए पर ये दबाव आने वाले समय में बना रहेगा। रिजर्व बैंक, जैसा हम लोग लगातार इस कार्यक्रम में पहले भी चर्चा करते रहे हैं कि रिजर्व बैंक रुपए को टूटने नहीं देगा, पर रुपए को गिरने से नहीं रोक पाएगा, मेल्ट होने से, लुढ़कने से नहीं रोक पाएगा, एकदम टूटने नहीं देगा। तो रिजर्व बैंक को विदेशी मुद्रा भंडार का एक स्तर बनाकर रखना है। तो जहां बहुत ज्यादा गिरावट होगी वहां दखल होगा, लेकिन रुपए के नए लो हमें बराबर मिलते रहेंगे, इस बात का हमें संकेत मिलता है। जैसे कल नया लो है, फिर थोड़ी रिकवरी आएगी, लेकिन रुपए के नए लो में दिखते रहेंगे। और ये गिरावट हमें शेयर बाजार की रोशनी में और भारत के आयात की रोशनी में देखकर बेहतर ढंग से समझ में आएगी। तो रुपए पर दबाव आने वाले समय में बने रहने की पूरी संभावना दिखती है। बिल्कुल, और इसके तार भी विदेशी निवेशकों की बिकवाली से ही जुड़े हैं। जब वो वापस लौटेंगे तो केवल शेयर बाजार नहीं, रुपया भी संभलेगा। अब आप देखिए मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट की FMCG कंपनियां महंगाई से कैसे लड़ रही हैं। हाल ही में किराना शॉप या किसी सुपरमार्ट में अगर आप गए होंगे तो बड़े पैक्स की जगह आपको छोटे पैकेट खूब दिखेंगे। फिर चाहे बिस्किट हो या स्नैक्स या रोजमर्रा की जरूरत वाले दूसरे आइटम हो। ऐसे समझ लीजिए कि ब्रिटानिया के जिस नाइस टाइम को आप सुबह शाम चाय के साथ खाना पसंद करते हैं, उसके 25 रुपए वाले पैक की जगह आपको दुकानों पर अब 10 रुपए के पैक ज्यादा नजर आएंगे। शॉपिंग करते वक्त आमतौर पर हम बस दाम देखते हैं और खुश हो जाते हैं कि देखो बरसों हो गए लेकिन फला नूडल आज भी इतना सस्ता मिल रहा है। दरअसल हकीकत ये नहीं है, और मौजूदा वक्त में आप थोड़ा सा भी गौर करेंगे तो ये कहानी समझ जाएंगे। ये छिपी महंगाई की कहानी है, ऐसी महंगाई जो आपकी जेब को खा रही है लेकिन आपको पता नहीं चल रहा। तो हुआ यूं है कि छोटे पैक और बड़े पैक दोनों महंगाई की मार में कमजोर हो गए हैं। मतलब दोनों में आने वाला माल कम हुआ है। ऐसे कि 150 ग्राम का पैक 140-143 ग्राम पर आ गया है। 75 ग्राम वाला पैक अब और छोटू होकर 60-62 ग्राम का रह गया है। एक और तरीका ब्रिज पैक के तौर पर आया है, बड़े और छोटे पैक के बीच का पैक। इस तरकीब में सामानों के दाम आमतौर पर नहीं बढ़ाए जाते। मौजूदा वक्त में भारत इसी श्रिंकफ्लेशन से गुजर रहा है। खाने पीने से लेकर आवाजाही और पहनने ओढ़ने तक की चौतरफा महंगाई की मार आम परिवार पर आ पड़ी है। ऐसा नहीं है कि कंपनियां दिक्कत में नहीं है, महंगाई इनके लिए भी गले की हड्डी बन गई है। ऐसे कि अगर दाम बढ़ाएं तो डिमांड घटेगी और दाम ना बढ़ाएं तो मुनाफा जीरो हो जाएगा। मुश्किल में सबसे ज्यादा FMCG कंपनियां हैं, वही जो साबुन, तेल, चाय, बिस्किट जैसे सामान बनाती हैं। इन कंपनियों के प्रॉफिट मार्जिन गिर रहे हैं। गुजरे फिस्कल की चौथी तिमाही में इनकी वॉल्यूम ग्रोथ 4.1% गिरी है। अब इसकी अगली बात उस इलाके की जो इन कंपनियों के कारोबार की रीढ़ है, यानी बात गांव देहात की। कंपनियों के माथे पर पसीने की असल वजह यही है। महंगाई से गांव देहात का पूरा बजट ही पटरी से उतर गया है। गांव देहात ने अगर रोजमर्रा के आइटम खरीदना कम किया तो आफत ही आ जाएगी। यही सोचकर FMCG कंपनियां डरी हुई हैं। ऐसे समझिए कि FMCG कंपनियों की सेल्स का 25 से 55% हिस्सा छोटे पैक्स से आता है। इनकी बिक्री सबसे ज्यादा छोटे शहरों, कस्बों और गांव देहात में होती है। इसलिए अचरज इस बात पर भी नहीं होना चाहिए
कि क्यों किसानों से ज्यादा मॉनसून पर कंपनियों की नजरें टिकी हुई हैं। अच्छी बारिश पर ही पूरी आस टिकी हुई है। अप्रैल में खुदरा महंगाई 7.79% के ऊंचे लेवल पर पहुंच चुकी थी। बढ़ती महंगाई से लोगों के शौकिया खर्चों पर 10 से 15% तक का फर्क पड़ने की आशंका है। महंगाई और डिमांड घटने की इस दोहरी चुनौती से निपटने की लड़ाई फिलहाल छोटे पैक्स पर आकर सिमट गई है। हाँ, ये बात तलग है कि आप छोटे पैक में छिपी इस महंगाई को देख पाते हैं या नहीं। मनी 9 के लिए प्रवीण शर्मा। देवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी DHFL में 34,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले के आरोप में सीबीआई ने 14 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। इसमें कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर कपिल बधावन और निदेशक धीरज बधावन का नाम भी शामिल है। आरोप है कि घोटाले में 17 बैंकों के साथ 34,615 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई है। इस घोटाले को देश का सबसे बड़ा बैंक घोटाला बताया जा रहा है। आरोप है कि घोटाले को जो अंजाम दिया गया वो जनवरी 2010 से दिसंबर 2019 के बीच, यानी कि पूरे 9 साल करीब ये घोटाला चला। सर, क्या हुआ था DHFL में? शुभम, दीवान हाउसिंग फाइनेंस का घोटाला और इससे पहले IL&FS का डिबेकल, ये दो ऐसे घटनाक्रम हैं जिन्होंने भारत की शैडो बैंकिंग को खत्म कर दिया। और इसके बाद, और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, देश का सबसे बड़ा बैंक घोटाला तो था ही, लेकिन हमने दो अलग अलग महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जो NBFCs के साथ उभरे थे, एक हाउसिंग फाइनेंस और एक जनरल नॉन बैंकिंग फाइनेंस, दोनों में एक साथ ही समस्या आती देखी। दीवान हाउसिंग के घोटाले में वो सब कुछ हुआ जो बैंकिंग सेक्टर के घोटाले के लिए नया नहीं, भारत में यही होता रहता है। पर इसलिए ज्यादा संकटपूर्ण स्थिति थी कि हमने बैंकों के घोटाले अभी तक ब्रिक एंड मोर्टार कंपनियों में देखे थे, जो शिप बनाना चाहती थी, जो प्लांट लगाना चाहती थी, जो बिजली घर लगाना चाहती थी। यहां तो एक कंपनी रीफाइनेंसिंग के धंधे में थी, पीछे से लोन देती थी, आगे लोन देती थी, बैंकों से पैसा उठाती थी या अपने बॉन्ड्स में बैंकों से पैसा लेती थी और उसे आगे हाउसिंग लोन के तौर पर आगे देती थी। रिजर्व बैंक की आंखें इस घोटाले के बाद खुली कि इनके NPS कैसे चेक किए जाए। जो आंकड़े हमारे पास हैं, जो पता चलता है कि दीवान हाउसिंग फिनांस के लोन एक दूसरी जगह एक दूसरे अकाउंट में छिपाए जाते थे, जिन्हें बाजार के लोग बांद्रा बुक्स कहते हैं। उस बांद्रा बुक्स में वो सारे लोन जो NPS थे वो छिपा दिए जाते थे। करीब 14,000 करोड़ रुपए के आसपास की एग्रीगेट NPS इस तरह से मेन NPA की जो अकाउंटिंग थी उससे बाहर कर दिए गए। बहुत सारा पैसा ओपन लार्ज प्रोजेक्ट्स के नाम पर दिया गया और बाकी शेल कंपनियों को बनाना, पैसा लेकर ट्रांसफर करना, ये सारी चीजें NBFC के संसार के लिए बिल्कुल नई थी। ये काम हमने पहले पुरानी बड़ी कंपनियों में तो देखा था और इसलिए ये एक किस्म का लीमन मूवमेंट था। यहाँ से हाउसिंग फाइनेंस की जो प्राइवेट हाउसिंग फाइनेंस कंपनियाँ थी, जो पैरेलल हाउसिंग फाइनेंस कंपनियाँ थी, उनके पूरे कारोबारी ढांचे पे में ज़बरदस्त बिखराव आया, दरार आई और उसके बाद अब जाकर से भी इसके प्रमोटर्स तक पहुँच पाई है और इसे साबित कर पाई है कि ये घोटाला कैसे, हालांकि घोटाला कैसे हुआ था इसकी जानकारी रिजर्व बैंक के पास 2017-18 के बाद ही आ गई थी, 18 के बाद ही आ गई थी कि, और मोडस ऑपरेंडी ये थी कि दीवान हाउसिंग फाइनेंस अपने बॉन्ड पे बैंकों से पैसा लगवाती थी और उस पैसे को अलग अलग जगह इस्तेमाल किया जाता था और ये दिखाया जाता था कि वो पैसा लोगों को कर्ज के तौर पर दिया गया है। बिल्कुल। तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। सर, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम खबरों पर टिप्पणी के लिए। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। कल शाम को 7 बजे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।